स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो हमने दिल्ली सल्तनत टॉपिक को पूरी तौर तरीके से कंप्लीट कर दिया था। दिल्ली सल्तनत टॉपिक को पढ़ने के बाद जो मैंने बताया था कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी अपदस्थ हो जाता है, मार दिया जाता है और मुगल लुटेरा बाबर जो था वो सत्ता को अपने अंडर में ले लेता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन मुगल साम्राज्य की स्थापना अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होने से पहले, दिल्ली सल्तनत जो था ये जैसे दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो रहा है और मुगल साम्राज्य जो स्थापित हो रहा है, इसके बीच में कुछ घटनाएं घटित हुई थी। मैंने बताया था ये दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था उसी समय कुछ घटना भारत देश में घट रहा था। वो घटना ये था कि दिल्ली सल्तनत के शासन काल के समय हुए कमजोर राजाओं ने ही अपनी कमजोरी को बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं कर पाया। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत के शासन काल के दौरान ही कुछ राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। तो उन स्वतंत्र राज्यों के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी ऐतिहासिक कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यानी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। और स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में देखा जाए तो उत्तर भारत में चाहे कश्मीर हो, चाहे मालवा हो, चाहे गुजरात हो, ऐसे तमाम सारे क्षेत्र हम लोगों को देखा जाएगा, चाहे जौनपुर हो, ऐसे कई छोटे छोटे राज्य जो थे वो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के रूप में उदय हो चुके थे। वहीं दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो एक बड़ी बड़ी साम्राज्यों के रूप में राज्यों का उदय हो चुका था, चाहे बहमनी साम्राज्य हो, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो, या देखा जाए तो छोटे स्तर पे खान देश हो, ऐसे कई सारे राज्यों का उदय हो चुका था। तो उन सारे राज्यों का अध्ययन करना दिल्ली सल्तनत टॉपिक के बाद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो उन स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में पहले उत्तर भारत के राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। उत्तर भारत के राज्य पढ़ने के बाद हम दक्षिण भारत के राज्यों पर आएंगे, जहां स्पेशल चलेगा हम लोगों का विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, दो बड़े स्तर पर पढ़ा जाएगा। और छोटे छोटे खान देश, मालवा खान देश जैसे छोटे छोटे राज्यों के बारे में अलग से हम लोग पढ़ते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक है, याद रखिएगा, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। और इन स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों को पढ़ाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब सहयोग रहेगा तो मैं पूरी हौसलाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराता रहूंगा। तो मैं चलता हूं सीधे अपनी टॉपिक पे, और मेरा जो टॉपिक आज का चल रहा है वो टॉपिक है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय। उसमें सबसे पहला राज्य जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जहां से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है जौनपुर। तो जौनपुर के बारे में अगर देखा जाए तो जौनपुर शहर जो स्थापित हो रहा है स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में जौनपुर को जो बनाया जा रहा है, मैंने फिरोज शाह तुगलक पढ़ाते समय बताया था कि लगभग वो 300 नए नगरों की स्थापना किया था। जौनपुर हुआ, हिंसार हुआ, फिरोजाबाद हुआ, ऐसे करके वो लगभग 300 नगरों को स्थापित किया था। उसमें सबसे पहला कहानी हम लोग पढ़ेंगे जौनपुर की। तो जौनपुर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, आपसे कोई पूछेगा तो कहिएगा जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक जब कहा जाता है वो बंगाल का अभियान कर रहा था, तो उसी समय की घटना है। 1359 के आसपास वो अपने भाई, उसका एक भाई था जौना खां, उस जौना खां के याद में क्या करता है, जौनपुर शहर को स्थापित करता है। तो जौना खां, यही जौना खां आगे चल के जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े थे, पूरा तुगलक वंश पढ़ाते समय मैंने सारी कहानी बताया था आपको। तो जौनपुर शहर की जो स्थापना हम किया गया था बंगाल अभियान के समय, लगभग 1359 के आसपास में जौना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किया था। जो जौनपुर शहर था, इसको स्थापित करने के बाद जो दिल्ली के सुल्तान था, आगे चल करके हो रहा है, इस पे कई सारे सुल्तान दिल्ली में ऐसे बनते चले जाएंगे। जब मोहम्मद शाह का शासन काल आ रहा, मोहम्मद शाह द्वितीय का, तो ऐसा माना जाता है कि जौनपुर जो राज्य था वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र हो गया। और ये घटना घटित हुआ था लगभग 1394 के आसपास।
1394 के आसपास जाते जाते जौनपुर जो एक दास के रूप में सत्ता को संचालित करने वाला वहां शासक जो रहते थे, वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र राज्यों के रूप में घोषित कर चुके थे। आगे चल करके क्या होता है, जो यहाँ का स्वतंत्र राज्य जैसे ये बन जाता है तो इसके संस्थापक के रूप में जो आता है उसका नाम बताया जाता है मलिक सरवर। और मलिक सरवर जो था ये सुल्तान का देखा जाए तो एक प्रकार से दास के रूप में पूरी अपने जीवन को व्यतीत किया राजशाही सत्ता को संचालित करने में, और उपाधि धारण किया था मलिक सरवर ने मलिक उल सर्ग की उपाधि को धारण किया था, जिसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी। यानी कि मलिक उल सर्ग की उपाधि को धारण करके मलिक सरवर ने स्वतंत्र जौनपुर राज्य के गद्दी को संचालित कर रहा था। और स्वतंत्र जौनपुर हो रहा है मोहम्मद शाह द्वितीय के शासन काल में, ऐसा देखा जाता है। ये घटना लगभग 1394 के आसपास घटित हुई थी। सरवर जो था जैसे गद्दी पे बैठता है तो ये सरकी राज्यों की स्थापना कर देता है, और सरकी राज्यों की स्थापना करने के बाद ये जौनपुर पर अपना पूरी तौर तरीके से सत्ता का संचालन करता है। जो जौनपुर राज्य था उस जौनपुर में देखा जाए तो सांस्कृतिक स्तर पे इतना ज्यादा विकास हो चुका था कि सांस्कृतिक विकास होने के कारण ही जौनपुर को अगर देखा जाए तो कहा जाता था भारत का सिराज माना जाता था, या पूर्व के क्षेत्रों का सिराज कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक, यहाँ मैंने विकास नहीं लिखा, सांस्कृतिक विकास बहुत ज्यादा हो चुके थे, और उसी वजह से कहा जाता है कि इसे भारत का सिराज या पूर्व के सिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता। जौनपुर पे हुए शासक जो थे वो विद्या का बहुत ज्यादा संरक्षक आदमी थे, शिक्षा को बहुत ज्यादा संरक्षक देते थे। यही कारण है कि पद्मावत के जो लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी, वो उनका पद्मावत के जो लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये बात आप याद रखिएगा, वो यहीं के रहने वाले थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो हम लोग पढ़ेंगे, इनको धार्मिक आंदोलन में आएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी किताब आएगी पद्मावत। ये मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के रहने वाले थे। यहाँ बस इतनी बात आपको याद रखना है, बाकी जितनी सारी इनसे रिलेटेड कहानी है वो सारा मैं धार्मिक आंदोलन टॉपिक पढ़ाते समय इनके बारे में बातचीत करूंगा। सरकी वंशों को देखा जाए तो सबसे अंतिम शासक के रूप में जो आता है, बहुत सारे इस पे शासन करने वाले शासक आके चले गए, वह था हुसैन शाह सरकी। और माना जाता है कि धीरे धीरे जौनपुर राज्य कमजोर होता चला गया, सत्ता का विकेंद्रीकृत होता चला गया, सत्ता कमजोर होता चला गया, और इसका फायदा उठाते हुए 1479 के आसपास की घटना है, बहलोल लोदी जो था वो जौनपुर को जा करके क्या करता है, दिल्ली में मिला लेता है, और जौनपुर जो है वो जो स्वतंत्र राज्य के रूप में था वो दिल्ली का एक अभिन्न अंग हो जाता है। इसके बाद दूसरा अगर हम लोग देखें स्वतंत्र राज्यों में तो बंगाल को देखते हैं। अगर आपसे कोई एक भाषा में पूछे कि दिल्ली से अलग होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आप बड़े प्यार से कहिएगा कि दिल्ली से अलग होने वाला पहला राज्य जो था वो बंगाल ही था। बंगाल जो था इसको देखा जाए तो पूर्वी भारत का पहला नगर माना जाता है, और प्रमुख नगर माना जाता है, पूर्वी भारत का प्रमुख नगर माना जाता है, क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दिनों में भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस समय भी था। और प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो स्पेशल जब हम अशोक पढ़ाए थे तो स्पेशल अपने पुत्र और पुत्री को छोड़ने के लिए इस बंदरगाह लखनऊती तक पहुंचा था, जब श्रीलंका का दौरा करने जा रहे थे लोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यानी बंगाल जो था, बंगाल का जो क्षेत्र है वो लगभग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राचीनतम स्तर से ही वो बहुत ज्यादा व्यापारिक क्षेत्रों में अपने आप को बहुत ज्यादा वो क्या रखता था, महत्वपूर्ण रखता था। तो बंगाल जो था पूर्व का प्रमुख नगर माना जाता है, और इसकी राजधानी जो थी वो लखनऊ थी। इस लखनऊती को विद्रोहों के नगर के नाम से भी संबोधित किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बंगाल में विद्रोह देखे गए। चाहे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, मेडिवल पढ़िए, या आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, वहां भी देखेंगे बंगाल में तमाम सारे विद्रोह समय समय पे होते दिखाई देंगे। तो विद्रोह के नगर के रूप में जाना जाता है। और बख्तियार खिलजी जो है इसको दिल्ली में मिलाने का काम किया है। हमने बताया था जो काम गोरी नहीं कर पाया, जो काम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाया, वो काम किया था बख्तियार खिलजी ने। उसने बंगाल को जीतने का काम किया था। मैं पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ाते समय इस बात पे चर्चा किया हूँ कि जो गोरी सपना में सोच नहीं सकता था करने के लिए, जो ऐबक ने कर दिखा नहीं पाया, उस काम को बख्तियार खिलजी ने किया था। वो बंगाल को दिल्ली साम्राज्य में मिलाने की कोशिश किया था।
बंगाल को दिल्ली में जैसे मिला देता है तो दिल्ली का हो जाता है अभिन्न अंग, लेकिन बंगाल की सत्ता जो थी बहुत कमजोर नहीं थी, बहुत ही मजबूत थी। इसलिए दिल्ली सल्तनत के बादशाहों में आने वाला जब तुगलक वंशी शासक आता है गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने सोचा कि बंगाल के क्षेत्रों को क्या करते हैं, हम कमजोर बना देते हैं। अगर कमजोर क्षेत्र हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा विद्रोह नहीं होंगे। उन विद्रोहों से बचने के लिए बंगाल को विभाजित कर देता है, 3 भागों में बांटने का काम किया था। जो बंगाल को 3 भाग में बांट रहा है गयासुद्दीन तुगलक, उसमें एक जो है उत्तरी बंगाल जो जिसका मुख्य केंद्र लखनऊ था, दक्षिणी बंगाल जिसका मुख्य केंद्र सतगांव बना, और पूर्वी बंगाल जिसका मुख्य केंद्र सोनारगांव बना। ये 3 तरह से क्या करता है गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को विभाजित कर देता है, ताकि बंगाल पे होने वाले छोटे मोटे जो विद्रोह हो रहे हैं उन पे आसानी से कब्जा किया जा सके, बंगाल की जो एकता है उस पे आसानी से अपना वर्चस्व स्थापित किया जा सके। यानी कि सुल्तान हर हाल में अपने आप को संरक्षित होने के लिए बंगाल को कहीं न कहीं विभाजित करने का जो फैसला लिया था उसको कर दिखाया। इसके बाद स्वतंत्र राज्यों में तीसरा जो आपको सवाल के नजर से याद रखना है, कश्मीर को याद रखना है, जिसकी स्थापना हो रही है 1301 में, और इसको एक हिंदू राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। कश्मीर को जब प्रारंभ में स्थापित किया गया था तो हिंदू राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, और स्थापित करने वाला जो शख्स थे वो था साहू देव के नामक व्यक्ति के द्वारा हिंदू राज्य की स्थापना कश्मीर में किया गया था। आगे चल करके क्या होता है, इस साहू देव से 1320 में तिब्बती एक सरदार आता है जिसका नाम है रिनचन करके नाम बताया जाता है। वो क्या करता है, कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कश्मीर जो था वो कश्मीर हो जाता है। अब साहू देव नामक हिंदू राज्य के राजा के हाथ से वो चला जाता है तिब्बती सरकार रिनचन के हाथों में। और जब रिनचन इस पे अपना एकाधिकार कर लेता है तो उसी की वंश परंपरा धीरे धीरे क्या करती है, सत्ता पे आती चली जाती है। रिनचन गद्दी पे बैठा, रिनचन के बाद देखा जाए तो उदयन देव आता है, उदयन देव के बाद आती है इसी उदयन देव की विधवा पत्नी थी, ये जो कोटा में लिखा हूँ याद रखिएगा, ये महिला थी और ये भी एक विधवा महिला थी। जब ये मर जाता है तो यही गद्दी पे बैठती है, और कोटा जब गद्दी पे बैठती है तो कोटा के बाद आता है शाहमीर करके शासक आता है। ये शाहमीर जब गद्दी पे बैठता है तो इस कोटा को और इसके पुत्र को क्या करता है, अपने कैद में ले लेता है, और कैद में लेकर के एक तरह से कश्मीर को छीन लेता है, और कश्मीर आ जाता है शाहमीर के हाथों में। 1339 में बताया जाता है कि ये शाहमीर जो था शमसुद्दीन शाह की उपाधि को धारण करता है, और उपाधि को धारण करके भारत में पहला मुस्लिम शासक बन गया। यानी भारत में मुसलमानों का स्वतंत्र मुस्लिम शासकों की एक जमाना जो आ रही है वो 1339 से चली आई, जिस कश्मीर को बनाने में हिंदू राज्य ने स्थापित किया था। उस कश्मीर पे तमाम सारे शासकों का समय आते आते अंततोगत्वा 1339 तक जाते जाते देखा जाए तो शमसुद्दीन शाह की उपाधि को धारण करने वाला शाहमीर नामक व्यक्ति जो था ये पहला मुस्लिम शासक के रूप में कश्मीर की गद्दी को सुशोभित कर लिया। कश्मीर चला गया उसके हाथ में, और बताया जाता है कि इस शमसुद्दीन के बाद कईयों सारे राजा ऐसे चले आए, लेकिन कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं थे जिनकी इतिहास 2-4 लाइन कुछ कहा जा सके। ताकतवर राजा के रूप में जो आता है, जो सबसे ज्यादा कश्मीर की ख्याति को बदलने का काम किया था, जिसकी वजह से कश्मीर को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, वो शख्स थे जैन उल आबदीन आते हैं। यानी शमसुद्दीन के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आते हैं जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन शायद कश्मीर के इतिहास पर कश्मीर की गद्दी पे नहीं बैठे होते तो शायद कश्मीर की इतिहास इतनी रोचक नहीं हुई होती। जैन उल आबदीन भारत पे आने वाला कश्मीर का ऐसा शासक था जो भारत की पूरी प्रविष्टि को ही देखा जाए तो बदल के रख दिया, जो मानवता के पाठ को संदेश देने का काम किया था। जैन उल आबदीन के बारे में अगर देखा जाए तो माना जाता है कि बहुत ज्यादा सहिष्णु शासक थे। जजिया कर जो हिंदुओं के ऊपर लागू किया गया था उस जजिया कर को इन्होंने समाप्त कर दिया। इसके अलावा देखा जाए तो गौ हत्या पे एक कानून बना करके गौ हत्या को तुरंत प्रतिबंध करा दिए, कहे गौ हत्या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो जो मुस्लिम शासकों के दबाव में आके हिंदू लोग जबरदस्ती मुसलमान बन गए थे, उन हिंदुओं लोगों जो जबरदस्ती मुसलमान बने थे उन लोगों को दोबारा हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए ऑफर दिए।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो कश्मीर में हुए मुसलमानों के अत्याचारों के वजह से जो हिंदू लोग कश्मीर छोड़ के भाग गए थे, उन लोगों को कश्मीर में दोबारा बुलाने का पनाह दिया था इन्होंने। ऐसे तमाम सारे सहिष्णुता का काम इन्होंने कर दिखाया था। यही कारण है कि जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर माना जाता है। कश्मीर के अकबर के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया। जो हिंदू लोग मुसलमान बन चुके थे उन्हें दोबारा हिंदू बनाने के लिए इन्होंने कहा और बनाया भी। और अगला देखा जाए तो कश्मीर को छोड़ के बाहर गए जो हिंदू लोग थे उनको दोबारा कश्मीर में बुलाया गया और इन तमाम कार्यों के वजह से इनको कश्मीर के अकबर की ख्याति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं किए, इन्होंने अपने शासन और साम्राज्य की नीति को संचालित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते थे। यहाँ तक कहा गया है इनके बारे में कि ये मूल्य नियंत्रण पे, जो जैसे बाजार मूल्य नियंत्रण को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी बहुत चर्चित रहा था, उसी तरह से मूल्य नियंत्रण पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम कर दिखाया था। किसी भी तरह की गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इनके यही काम के वजह से इनको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी संबोधित किया जाता। यानी कि मूल्य नियंत्रण के कारण देखा जाए तो जैन उल आबदीन जो थे ये कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाने गए थे। राजा तरंगड़ी जो आती है पुस्तक, जिसके लेखक कल्हड़ आते हैं, ये कल्हड़ इसी जैन उल आबदीन के समकालीन माने जाते हैं जिन्होंने राज तरंगड़ी की रचना किया था। बताया जाता है कि इन्होंने काम जो किया था, बहुतों सारे काम किए थे, लेकिन दो इनका मुख्य काम तो कईयों बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बुलर झील, जो कश्मीर का बुलर झील है, वहां पे जैना लंका नामक एक द्वीप का निर्माण इन्होंने करवाया था। और साथ ही साथ इन्हीं के समय देखा जाए तो महाभारत हुआ, दशावतार हुआ, राज तरंगड़ी हुआ, इन सारे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। ये सारे डाटा आपको याद रखना है, जैन उल आबदीन के ही शासनकाल में चल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जैन उल आबदीन अपने जीवन के अंतिम समय तक जाते जाते 1470 तक इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मर जाने के बाद मुगल सम्राट, जब अकबर का जमाना चल रहा था, 1588 के आसपास बताया जाता है, 1588 में से क्या किया गया, कश्मीर को क्या किया जा रहा है, अकबर इसको मिलाने का काम किया। यानी कि जो कश्मीर पे जैन उल आबदीन का शासन चल रहा था उस कश्मीर को अकबर क्या करता है, सीधे मिला लेता है मुगल साम्राज्य में। इस प्रकार देखा जाए तो कश्मीर मुगल शासकों का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इस तरह से तमाम सारे राज्यों का उदय होता है। अभी स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का कवर नहीं हुआ टॉपिक, ये पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया है, इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 पार्ट की वीडियो लेकर आऊंगा। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ने के लिए हम लोगों को 3 वीडियो के साथ हम आएंगे। 3 वीडियो में मैं आपको पूरी तौर तरीके से कवर कर दूंगा और देखूंगा अगर कुछ भाग इसका बच जाता है तो छोटा छोटा, चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं चौथा वीडियो भी ला सकता हूं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के लिए। तो मान के चलिए लगभग 4 वीडियो इसके लिए मैं लॉन्च करूंगा, जिसमें स्पेशल स्वतंत्र प्रांतीय राज्य से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएंगे। उन सारे तथ्यों का अध्ययन करके आप इस टॉपिक से पूछे गए परीक्षाओं में सवाल जो आएंगे उसको आप बहुत आसान बना सकते हैं। इतनी सारे मुद्दों को आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इतने सारे मुद्दों को नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। बाकी आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि हमारी हौसला, हमारी मनोबल बढ़ता रहे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के सीरीज 2 के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।